नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंपीरियल एग्रो क्लासेस चित्तौड़गढ़ में। आज हम बात करेंगे अपने एग्रीकल्चर के फील्ड के तरफ जाएंगे थोड़ा सा और देखेंगे उसमें कि अपन कहाँ तक पहुँचे हैं या फिर अपन कहाँ चल रहे हैं। इन दोनों बातों को साथ में लेके चलेंगे तो ही कुछ ना कुछ कर पाएंगे। तो दोस्तों, अपने इस चित्तौड़गढ़ क्लासेस में पहली बार केवल कृषि पर्यवेक्षक का बैच एकमात्र जो चित्तौड़गढ़ जिले में कहीं पर भी नहीं, केवल और केवल इंपीरियल एग्रो क्लासेस चित्तौड़गढ़ में शुरू हो चुका है। आप बेझिझक आए, ऑफलाइन बैच चल रहा है, ऑनलाइन क्लास का टाइमिंग यही रहेगा रोजाना अपना, और आप हमसे जुड़ते जाइएगा और साथ बनाते रहिएगा। और ऑफलाइन बैच के आप 3 डेज के लिए आकर डेमो ले सकते हैं और 3 दिन में आप अपना ज्ञान को देख सकते हैं, परख सकते हैं सामने वाले को कि वो कैसा पढ़ा रहा है या अपने को कितना समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं हूं कैलाश चंद्र जाट और आपको पढ़ाऊंगा मैं कृषि पर्यवेक्षक के अंदर जीके जो राजस्थान का। आपने जीके कहीं चैनल चल रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च हो रखे हैं ऐप के ऊपर, बट जो चीज केवल कृषि पर्यवेक्षक में आनी चाहिए उस चीज को अलावा हटके मैं किसी पॉइंट के ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा। ओनली फॉर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चलूंगा और वो भी एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से चलूंगा, ताकि अपने पास में एक प्रूफ रहे कि कहीं पर भी भर्ती में अगर कोई अटकाव आए या अपना क्वेश्चन मान्य नहीं हो तो उसमें अपन बेझिझक अपना प्रूफ बताकर कह सकते हैं कि ये किताब क्या है, सरकारी है और इस सरकारी किताब से पढ़ा हुआ है तो आपको कोई टच नहीं कर सकता है, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम शुरू करते हैं आज फर्स्ट क्लास से जीके का। और जीके में भी अपन लेते हैं राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर। नाम सुना होगा आपने, कला संस्कृति। ठीक है दोस्तों, कला संस्कृति। कला जो संस्कृति है वो कई वर्षों से, कई जमानों से, कई पीढ़ियों से चलने वाली या पीढ़ी दर पीढ़ी चल के आ रही है जो संस्कृति है और जो आगे चलती जिसको अपन निभाया जा रहा है उसी को क्या कहेंगे अपन, कला संस्कृति कहेंगे, जिसमें कला क्राफ्ट में अपनी कलाएं भी दिखाई जाती है। राजस्थान एक रंगीला देश है, रंगीला प्रदेश है जो कि भारत का एक बहुत ही विचित्र, जिसमें रंग बिरंगे तो मेले बढ़ते हैं अनेकों, जो कहीं किसी स्टेट में नहीं बढ़ते हैं। मेले, त्योहार और अपने कला क्राफ्ट के बारे में अपन इस कला संस्कृति क्लास में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए, देखते हैं आगे कि कला संस्कृति का अर्थ क्या है, कि जो राजस्थान में चलने वाले जो सांस्कृतिक जो प्रोग्राम है उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात, कला संस्कृति की शुरुआत कहाँ से की, या थोड़ा सा अपन इंडिया लेवल पर लेकर चलेंगे इसको पहले, कि इंडिया में पहले राजस्थान निकालेंगे, राजस्थान में कहां से निकालेंगे इसको, तो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला, जैसा आपने देखा होगा, इंडिया का जो नीचे का पोर्शन होता है वो इस प्रकार का होता है। इस इंडिया में यहाँ पर अपना राजस्थान विराजमान है, यहाँ पर कौन है, गुजरात है, यहाँ पर महाराष्ट्र है, शायद लगभग नक्शे के हिसाब से बता रहा हूं मैं। इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले यहाँ पर महाराष्ट्र है एमएच, जिसकी शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा मैं एमएच। यहाँ पर क्या है भाई, अजंता, अजंता एलोरा। नाम सुना होगा, अजंता और एलोरा की गुफा कहां पर है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, महाराष्ट्र, एमएच है। यहाँ पर क्या होता था पहले कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म के अनुयायी यहाँ पर तपस्या करते थे और यहाँ पर इनके ऊपर आक्रमण हुआ था अफगान का। अफगान एक देश पड़ता है जो यहाँ पर पड़ता है, अफगानों का आक्रमण हुआ था और अफगानों के आक्रमण से यहाँ के साधु संत थे वो यहाँ से निकले महाराष्ट्र से और गुजरात की तरफ चल दिए परेशान होकर। गुजरात में जब इनको अपनी जीवन निर्वाह की सुविधाएं नहीं दिखी तो इन लोगों ने यहाँ से चलकर राजस्थान के राजपूत प्रदेश में, जो कि पहले राजस्थान तो फिर बाद में बना, लेकिन उससे पहले क्या था, राजपूत प्रदेश के नाम से जाना जाता था इसे। तो राजपूत प्रदेश में प्रवेश किया यहाँ पर राजस्थान में, आरजे में, और राजस्थान में प्रवेश किया वो अपने मेवाड़ के उदयपुर राज्य में किया था। मेवाड़ के उदयपुर राज्य में भी आपका कहां पर, खेरवाड़ा, खेरवाड़ा में इन्होंने जैसे ही प्रवेश किया, यहाँ के राजा महाराजाओं ने साधु संतों का बड़ा ही आदर भाव किया, जैन मुनियों का बड़ा स्वागत सत्कार किया था। इस स्वागत सत्कार को देखकर इन्होंने इनकी प्रतिमा एक कोरे कागज या कोरे पन्नों पर छापी। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि सर्वप्रथम यहाँ पर किसके ऊपर छापी थी, तो पाने, और पाने में इसके देसी भाषा का प्रयोग आज तक किताबों में हो रखा है। पाने यानी आप उनको
थे वो पत्ते। इन पत्तों के ऊपर क्या हुआ था, पत्तों के ऊपर, और पत्ते किसके थे, ताड़ के पत्ते थे दोस्तों, ताड़ के पत्ते। इन ताड़ के पत्तों के ऊपर एक सबसे पहले लिखे जाने वाला जो ग्रंथ था, उस ग्रंथ का नाम था श्रावण सूत्र चूर्णी। नाम है श्रावण सूत्र चूर्णी। शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं, पूरी डिटेल अपन पढ़ेंगे चित्रशैली में, लेकिन कला संस्कृति का जो जन्म माना जाता है वो यहां से बता रहा हूं मैं इसको, मतलब कनेक्ट करके बताना चाहता हूं। देखना आगे देखते हैं दोस्तों। तो इसके साथ में श्रावण सूत्र चूर्णी को सबसे पहले किस पे छापा था, पाने पत्ते पर छापा था। पत्ते किसके थे, ताड़ के थे। कौन सी राज्य में छापा था, तो राज्य था राजस्थान, और राजस्थान में भी पहले अलग अलग ठिकाने थे, ठिकानों में मेवाड़ राज्य था, यहाँ पर छापा था। यहाँ के राजा महाराजाओं ने बड़ा ही आदर भाव देने के कारण इनके पद चिन्ह, इनकी वीरता, सभी का बखान धीरे धीरे कलाग्राफों, शिलाओं पर, पत्तों पर और दरियों पर छपने लगे। जैसे जैसे इनकी पॉपुलैरिटी जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे अनेकों राजाओं महाराजाओं ने भी इनको बुलाए और अनेकों अनुयायी बनते गए। धीरे धीरे राजस्थान की कला संस्कृति में क्या हुई, वृद्धि होती है। इस पूरे शब्द को क्या कहा जा सकता है, संत। एक संतों का झुंड था जिसका नाम दे दिया संप्रदाय। बात करूंगा केवल संत संप्रदाय की। ये बात केवल यहाँ संत संप्रदाय का जन्म कहां से होता है, तो सबसे पहले अजंता एलोरा की गुफा से गुजरात होते हुए राजस्थान आए, राजस्थान से खेरवाड़ा, खेरवाड़ा से फिर आगे जिलों में बढ़ते गए अनेकों राज्यों में। अनेकों राज्यों में जब बढ़ते गए ये, तो यहाँ पर क्या हुआ, संतों का झुंड बनने लगा, उसे संत संप्रदाय कहने लगे, जो कि अपने एक अलग धर्म के अनुयायी नियुक्त हो गए कि मैं आज से इस धर्म को मानूंगा। धर्म एक ही था, सभी हिंदू थे, कोई मुस्लिम था, लेकिन उसमें क्या था, अलग अलग पंथ बना दिए गए। जैसे इस संत संप्रदाय को फिर से दो भागों में बांटा गया था, और जो पहला भाग है वो पहला भाग है सगुण। सगुण है जो सगुण भाग है, एक है निर्गुण। एक तो सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति। सगुण का मतलब होता है मूर्ति के साथ में पूजा करना। किसके साथ में, मूर्ति के साथ में, मूर्ति पूजा पर बल देना। और इसमें मूर्ति पूजा अवेलेबल नहीं थी, मतलब मूर्ति को कोई महत्व नहीं दिया जाता था, केवल पंथ के ऊपर चलते थे। जैसे तंत्र विद्या वाले चलते हैं उसी प्रकार से चलते थे। दोस्तों आपसे पूछेगा सीधा सीधा क्वेश्चन कि सगुण भक्ति का जो धारा है, इस धारा में कौन कौन संत हुए थे, तो सबसे पहली संत थी इसकी मीराबाई। कौन थी दोस्तों, मीराबाई इसकी प्रथम संत थी सगुण की, मीराबाई। मीराबाई के अलावा मैं इस साइड लिख रहा हूं, मीराबाई के साथ में गौरीबाई, गौरीबाई और भक्त दुर्लभ, भक्त दुर्लभ। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास में पेन और एक पेज है तो आप उसको साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं, या पहले आप इसको लाइव चित्त मनन से देख सकते हैं, फिर बाद में हमारे इंपीरियल एग्रो क्लासेस चित्तौड़गढ़ के नाम से चैनल को सर्च करके या उसी के अंदर आप उसको सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे कि हमें यहाँ से जनरल नॉलेज की कुछ बातें अच्छी लग रही हैं, तो आप उसके लाइक के बटन को भी दाब दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को, ताकि जिनकी अधूरी जानकारी है वो पूरी जानकारी मिल सके। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, और हम आपसे इसका कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, ओनली फॉर आपकी लाइक के भूखे हैं और किसी बात के भूखे नहीं है। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ में। सगुण भक्ति में कौन हो गया भाई, मीराबाई हो गई, गौरीबाई हो गई और भक्त दुर्लभ हो गए। तीन कवि हुए थे, तीनों के तीनों किसमें थे, सगुण में थे। अब निर्गुण में बहुत सारे हुए, जसनाथ जी है, जाम्बोजी है, लालदास जी, चरणदास जी, बिहारीदास जी, कृष्णदास जी, बहुत सारे संत संप्रदाय हुए इसमें, और बहुत से संतों ने अलग अलग पंथ चलाए थे। कबीरदास जी, रामदेव जी, सारे के सारे इसमें आएंगे, जो मूर्ति पूजा पर नहीं विश्वास करते थे, अपना अलग से एक पंथ लेके चलते थे। आज से नहीं, कई वर्षों से पहले केवल इंसान में ही भगवान का रूप देखा जाता था। जैसे रामदेव जी एक मनुष्य थे लेकिन भगवान का अवतार थे, तेजाजी महाराज एक भगवान का अवतार थे, फिर भी वो एक मनुष्य थे, उनका परिवार था। देव नारायण जी आज अपने पास में आसित भिलवाड़ा में
तेजा जी नागौर में है, रामदेव जी जैसलमेर रोनेचा में है। तो आप लोगों को इन बातों की सारी की जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं अपन कि आप लोग केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है संत संप्रदाय कितने प्रकार के हैं, तो ओनली फॉर 2 प्रकार के, एक तो सगुण और एक आ जाएगा आपका निर्गुण। अब आपको क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि निम्न में से सगुण भक्ति के धारा के भक्त कौन है या सगुण भक्ति परंपरा का कौन है। तो आप केवल 3 को याद कर लीजिए, बाकी सारे के सारे बचेंगे वो क्या है निर्गुण में आ जाएंगे। तो ज्यादा लंबा मैटर को याद मत रखो, केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि इन 3 को याद कर लो, बाकी को याद करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से जितना अभी बताया है संत संप्रदाय के 2 भाग किए हैं, पहला निर्गुण दूसरा सगुण। सगुण में मूर्ति पूजा की जाती है, इसमें निर्गुण में मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। इसमें मीराबाई, गौरीबाई और भक्त दुर्लभ, तीनों आगे तीनों याद होते होंगे मेरे हिसाब से। मैं रख कर देता हूं इसको, आप इसको वापस देख करके भी देख सकते हैं ऑफलाइन में और आराम से एक पेज पर उतार भी सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं संत संप्रदाय में कि जो मीराबाई है वो क्या है। मीराबाई एक भक्त थी, किसकी थी, श्री कृष्ण की थी और कृष्ण की मूर्ति को अपने साथ में रखा करती थी। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा या कहीं मूवीज में या किसी सीरियल में भी देखा होगा कि आज जितने भी पारिवारिक सीरियल चलते हैं उनमें सबसे पहले कृष्ण की पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि सभी सदस्यों के बीच में प्रेम बना रहे। अपनी संस्कृति ही ऐसी है दोस्तों, तो उस संस्कृति को बरकरार रखना है, सबको मिल के रहना है। और अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, मीराबाई। अपने को एक एक संत के बारे में फिर से पढ़ना पड़ेगा। मीराबाई कौन थी, कहाँ की थी, जन्म कहाँ हुआ था, इनकी माता कौन थी, पिता कौन थी, इन्होंने क्या किया था, विवाह किसके साथ हुआ था और ये कहाँ पर रही थी अंतिम समय में, इनके घरों का क्या नाम था। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं और आए हुए हैं, आप पेपर उठा के देख सकते हैं पिछली भर्ती की। ठीक है, जो कि कृषि प्रीमेट्रिक में सबसे ज्यादा जीके का वेटेज देता है कला संस्कृति का। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं मीराबाई। इनका जो जन्म है, मैं थ्योरी नहीं लिख पाऊंगा दोस्तों, ओनली फॉर पॉइंट लिखाऊंगा। जन्म आपको पढ़ना है तब ये देखोगे मीराबाई का जन्म कब हुआ। मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। दूसरी बात, इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था कुड़की ग्राम में। कुड़की ग्राम। अब आपसे पूछेगा कुड़की ग्राम कहां पर पड़ता है, पिछली बार एग्जाम में पूछ लिया था। तो कुड़की ग्राम पड़ता है आपका पाली जिले में। अब बहुत सारे जनों के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि कुड़की ग्राम अगर पाली में है तो मीरा तो मेड़ता की थी। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर कुड़की ग्राम पाली में इसका क्या था, ननिहाल था। ये ननिहाल में थी और इसका मूल गांव कहाँ था, मूल गांव नागौर में मेड़ता सिटी था। ठीक है दोस्तों, अब देखना इसके बाद में इसका जन्म हो गया। माता का नाम है, माता का नाम था वीर कुंवरी। वीर कुंवरी था इसकी माता का नाम। और आपसे पूछेगा इसके पिता का नाम, तो पिता का नाम क्या है, पिता का नाम था इसका रतन सिंह। रतन सिंह। अब रतन सिंह कहाँ के थे, नागौर के थे। कहाँ के थे, नागौर। नागौर में होता है क्या, मेड़ता। थोड़ा सा दिमाग लगाना, नागौर। दूसरी बात, एक इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मीराबाई है उसका लालन पालन और पालन पोषण किसने किया था। तो मीराबाई का लालन पालन कुछ अलग व्यक्ति ने किया था, जिसमें इनकी वीर कुंवरी और रतन सिंह जी का कोई योगदान नहीं रहा था। इसमें योगदान रहा था केवल और केवल राव दुर्गा जी का। इनके दादा थे, दादा का नाम है राव दुर्गा। राव दुर्गा है, दादा है। और इनके बारे में पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ है, पटवार का 2016 का उठा के देखना। ये कहाँ के जागीरदार थे, ये बाजोली के जागीरदार। बाजोली के जागीरदार, बाजोली के जागीरदार हैं ये। और राव दुर्गा मीरा से क्या संबंध रखते हैं, इनके दादाजी। कई बार सीधा सीधा पूछ लेते हैं मीरा का राव दुर्गा से क्या संबंध है। आपने सुना होगा, आप आज भी फोर्थ सॉन्ग सर्च करके देख लेना। मीराबाई है वो राव दुर्गा की छोरी के नाम से जानी जाती है, जो राजस्थानी भाषा का एक शब्द है। दूसरी बात आएगी इसके साथ में
कि मीराबाई का जो विवाह है, विवाह किसके साथ हुआ था? इनका जो विवाह है, विवाह हुआ था राणा सांगा। अब राणा सांगा कहाँ का है? जहां पर हमारी कोचिंग क्लासेस हैं, इंपीरियल एग्रो क्लासेस चित्तौड़गढ़। इस चित्तौड़गढ़ का एक शासक था राणा सांगा, जो कि बड़े वीर पुरुष थे। राणा सांगा के पुत्र, इनके पुत्र थे भोजराज। तो भोजराज से इनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। और वो कब हुआ था? तो भोजराज का विवाह हुआ था 1516 ईस्वी में हुआ था। एक 42 की उम्र में ही इनका क्या हो गया था? विवाह हो गया था, मात्र 18 वर्ष की उम्र में। आज 18 वर्ष की उम्र में विवाह करना मान्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज की जनरेशन खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती है। तो आप तैयार हैं खुद के पैरों पर खड़ा होना? तो बिल्कुल हमारी क्लास को कंटिन्यू देखिएगा। हम लाएंगे आपके सपनों की उड़ान को, हम भरेंगे। बस आप अपने हौसले और हमारे साथ बने रहिए। ठीक है दोस्तों, अगली बात आती है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ से बनेगा अपना। इसका जो मूल नाम है मीराबाई का, मूल नाम क्या है? मूल नाम, यानी मूल नाम है इसके दो नाम है। एक तो इसका पेपल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा इंपॉर्टेंट कसूबाई। कसूबाई, आप कुशवाबाई मत करना, इसका नाम कसूबाई है और पेमल है। कसूबाई बिल्कुल भी मत करना। पिता का नाम रतन सिंह है, जो कि रतन सिंह यहाँ का भी शासक था चित्तौड़गढ़ का। ये रतन सिंह जी, इसलिए मैंने इनके क्या लगाया है? नागौर लगाया है। ठीक है दोस्तों, अगली बात है अपने पास में, देखो 4 पॉइंट बने केवल। मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? 1498 में हुआ था, कुड़की ग्राम में हुआ था, पाली में हुआ था। इनकी माता का क्या नाम था? वीर कुंवरी था। इनके पिता का नाम रतन सिंह था। इनके दादाजी का नाम रावदूदा था। इनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ में हुआ था, 1516 में हुआ था। अब बात यहाँ पर पहुंच गई विवाह के यहाँ तक। इसके बाद में क्या है? विवाह के बाद में जब इनकी एक युद्ध होता है, जो उस युद्ध का नाम है खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध, खातौली का जो युद्ध हुआ है, वो युद्ध हुआ था 1523 में। विवाह के कम से कम 7 साल बाद में एक युद्ध हुआ था 1523 में, जिसका नाम है खातौली का युद्ध। कई बार हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा हुआ है, खातौली का युद्ध कब हुआ? खातौली का युद्ध किसके बीच हुआ? ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है, खातौली का युद्ध 1523 में हुआ था। और इसमें कौन शहीद हो गया था? भोजराज शहीद हुए थे। जो भोजराज हैं, इनकी मृत्यु हो गई थी। इसमें वीर गति को प्राप्त हुए थे, ये लड़के हुए मारे गए थे। और मीरा उस समय 1523 में इनकी जैसे ही मृत्यु होती है, उस समय चित्तौड़गढ़ में विराजमान थी। उस समय यहाँ पर तुलसीदास जी आए थे, और तुलसीदास जी के कहने पर मीरा कहाँ चली गई थी? वृंदावन चली गई जाती है। और वृंदावन जाने के बाद में वहां से अपने गुरु यानी रैदास के कहने पर वापिस मीरा कहाँ चली जाती है? गुजरात चली जाती है, द्वारिका में चली जाती है। और द्वारिका में कृष्ण की जो मूर्ति है, उस मूर्ति में समाहित हो जाती है, अंतर ध्यान हो जाती है। एक अवतारी पुरुष और एक भगवान के रूप में मीरा ने जन्म लिया था। और उनका जो प्रेम था वो इतना पवित्र था कि उन्होंने कृष्ण की मूर्ति के अंदर ही समाहित हो जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर फिर से विवाह हुआ था राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ में। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है, भोजराज किसका पुत्र है? राणा सांगा का, जिसके साथ मीरा का क्या हुआ था? विवाह हुआ था 1516 में। 1523 में भोजराज की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ध्यान में रहेगा दोस्तों। ठीक है, आपको समझ में आया? आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगी मेरी बातें। 2-4 बातें और हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, उनको और देखते हैं, अपन आगे चलते हैं। देखें, इनके बाद में आता है जो मीरा है, उसके गुरु कितने थे और गुरु कौन कौन थे, उनके नाम कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखना कि जो मीरा है, उस मीरा के गुरु, यानी एक तो है बचपन के गुरु। बचपन के गुरु भाई अपने भी तो है ना, अपने मतलब जैसे प्राइमरी स्कूल का टीचर है वो अलग है, सीनियर स्कूल का टीचर है वो अलग है, बिल्कुल अलग है। तो प्राथमिक यानी बचपन के जो गुरु थे, उनका नाम था इनका गजाधर। गजाधर पंडित भी लगाते हैं इनके आगे, पंडित गजाधर लगाते हैं। और
आपसे पूछेगा मीरा के आध्यात्मिक गुरु, मीरा के आध्यात्मिक गुरु, मीरा के आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम है? तो मीरा के आध्यात्मिक गुरु का नाम है रैदास। यानी इनके आगे संत लगाते हैं, केवल रैदास लिखना उचित नहीं है दोस्तों, तो संत रैदास, क्योंकि इन्हें बड़ी भक्ति कर रखी थी संत रैदास। और जब वृंदावन से मीरा के बुलाने पर रैदास कहाँ आए थे? चित्तौड़ आए थे, चित्तौड़गढ़ जिले में, और किले पर आए थे। इसीलिए आज भी वर्तमान में निर्मित है रैदास की छतरी। 2 बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, राजस्थान पुलिस 2014 भर्ती में देख सकते हो आप रैदास की छतरी कहाँ है, नटनी का चबूतरा कहाँ है। दोनों क्वेश्चन इतने पॉपुलर हैं कि राजस्थान पुलिस भर्ती 2014 में पूछ रखे हैं। रैदास की छतरी मीरा मंदिर के सामने, मीरा मंदिर के सामने, सामने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़। देखो दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। जब भी आप कहीं पे घूमने जाते हैं तो अपना एक शौक है कि अपन सेल्फी ले लेते हैं फट से। मेरा ये कहना है कि आप जब भी सेल्फी लेते हैं तो सेल्फी लेके उसके ऊपर जरूर टेक्स्ट ऐड कीजिए, ऐड यहाँ पर, ऐड यहाँ पर। जो दार्शनिक स्थल है उनसे क्वेश्चन आता है। राजस्थान कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, 826 और 833 किलोमीटर चौड़ाई और लंबाई इतनी है, इसको अपन घूम सकते हैं, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बारी बारी से एक जिले का नंबर लेके घूम सकते हैं। तो चित्तौड़गढ़ अगर आप बाहर गए हैं देखने वाले कभी, तो चित्तौड़गढ़ आइएगा और मीरा मंदिर में जाइएगा, बहुत ही भव्य मंदिर है, बाहर रैदास की छतरी है जिसको कोई नहीं देखता। आज मैं दावा करता हूँ कि चित्तौड़गढ़ के जितने भी स्टूडेंट होंगे जो तैयारी कर रहे हैं या जीके पढ़ रहे हैं, लगभग उनमें से 40% लोगों को पता नहीं कि रैदास की छतरी कहाँ है। क्यों? क्योंकि अपन उन चीजों तक पहुंचे ही नहीं कभी। तो आपको अब उन चीजों तक पहुंचाने का काम हम करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। मीरा के 2 गुरु हो गए, एक तो बचपन के गुरु, एक आध्यात्मिक गुरु संत रैदास हो गए। दूसरी बात है कि जो मीरा है, ये मीरा वृंदावन किसके कहने पर जाती है? मीरा, तुलसीदास, इनके देखो चक्कर क्या पड़ रहा है। संत रैदास इनके आध्यात्मिक गुरु हैं, गजाधर इनके बचपन के गुरु हैं, फिर भी तुलसीदास की बात मानकर, तुलसीदास के कहने पर, तुलसीदास के कहने पर मीरा वृंदावन जाती है, वृंदावन चली जाती है। और वृंदावन जाने के बाद में कुछ समय वहां बिताया, उसके बाद में फिर वहां से कहां जाती हैं? गुजरात चली जाती हैं। और गुजरात जाके जो मंदिर है द्वारिका का, गुजरात में उस द्वारिका के मंदिर में समाहित हो जाती है, मूर्ति में समाहित हो जाती है, देखते ही देखते विलीन हो जाती है। ये लीला अपरंपार है कृष्ण की, ठीक है। सभी के ऊपर कृष्ण का, श्री कृष्ण भगवान का जो आशीर्वाद है वो बना रहे और सब अच्छा पढ़े, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ी सी जानकारी थी अपनी जो आज यहीं तक है, बाकी की चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और अगर अच्छी लगी है क्लास तो इसको लाइक और शेयर करें।